सभी लोगों का अग्निपथ एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम विश्वेन सिंह जादव है और आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप लोग इतिहास के सत्र में अर्थात हिस्ट्री के सेशन में उपस्थित हैं। हिस्ट्री के तहत हमने आधुनिक भारत की शुरुआत की थी। आधुनिक भारत के तहत हमने बताया यूरोपियों का आगमन, कैसे कैसे कौन कौन सी कंपनियां भारत में आई। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद डेनिश आए, डेनिश के बाद फ्रांसीसी आए। इन सभी को हमने बारी बारी से समाप्त किया था। उस समाप्त करने के बाद हमने शुरू किया था कि भारत ने अंग्रेजों को कैसे जीता, भारत को अंग्रेजों ने कैसे जीता। इसमें मैंने बताया कि सबसे पहले उन्होंने बंगाल को जीता, बंगाल के बाद मैसूर को जीता, मैसूर के बाद मराठा साम्राज्य जीता, उसके बाद पंजाब का अधिग्रहण किया और उसके बाद अवध को हड़प लिया। मैंने ये बताया तो मैंने आपको बताया कि हम पढ़ेंगे। उसके बाद मैंने बंगाल के अधिग्रहण के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? अगर हम बंगाल को देखें, किसको देखें? बंगाल। अगर हम बंगाल को देखें तो मुगल सम्राट के समय बंगाल क्या था? मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में बंगाल एक प्रांत था। क्या था? प्रांत या सूबा। क्या बोलते हैं इसे? प्रांत या सूबा था। प्रांत या सूबा था। इसमें दो अधिकारी हुआ करते थे, एक अधिकारी को और दूसरे अधिकारी को। कौन बताया क्या कहते थे? किसी को पता है? नहीं पता। तो देखिए, पहले अधिकारी को सूबेदार और दूसरे अधिकारी को दीवान। जो सूबेदार होता था वह प्रशासनिक अधिकारी। ये क्या होता था? प्रशासनिक अधिकारी। और यह क्या होता था? वित्तीय अधिकारी। जो प्रशासनिक अधिकारी था वह कौन था उस समय? अजीम उशान। कौन था? अजीम उशान था। यह राजपरवाह संबंधित था। कौन था? अजीम उशान। अजीम उशान था जो राजपरवाह संबंधित था, इसलिए अधिकतर दिल्ली में रहता था। कहाँ रहता था? दिल्ली में रहता था। वहीं पर वित्तीय अधिकारी कौन था? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां था। मुर्शिद कुली खां का दीवान था। और वास्तविक शक्ति किसके पास थी? क्योंकि ये दिल्ली में रहता था इसलिए वास्तविक शक्ति किसी के हाथों में थी? अजीम मुर्शिद कुली खां को जो दीवान है वह औरंगजेब ने नियुक्त किया था। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो इसे सूबेदार भी बना दिया जाता है। इस प्रकार यह सूबेदार बन जाता है। जब सूबेदार बनता है तो यह अंतिम सूबेदार था जो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त किया गया था। इसके बाद बंगाल में यह पद वंशानुगत हो गया और इनको फिर क्या कहने लगे? नवाब। तो ये बंगाल का पहला नवाब बनता है। क्या बनता है? बंगाल का पहला नवाब बनता है। इसके बाद मैंने बताया कि बंगाल का महत्व क्या था? महत्व क्या था? देखिए, मैंने आपको बताया था कि बंगाल हड़प्पा काल से ही उत्तर वैदिक काल से ही क्या रहा है? उपजाऊ भूमि था। क्या था? उपजाऊ भूमि। यहाँ क्या थी? उपजाऊ भूमि थी। दूसरा, खनिजों की मात्रा अधिक थी। खनिज संसाधन, विशेषकर क्या? गोला बारूद। क्या मिलता था? गोला बारूद। गोला बारूद मिलता था। इसके अलावा मैंने आपको बताया यहां पर खनिज संसाधन के अलावा, यहां पर खनिज संसाधन के अलावा बंदरगाही केंद्र। क्या था ये? बंदरगाही केंद्र था। क्या था ये? बंदरगाही केंद्र था। क्या था ये? बंदरगाही केंद्र था। दूसरा, क्षेत्रीय शक्तियों से चुनौती नहीं थी। क्षेत्रीय शक्तियों की चुनौती नहीं। कारण क्या है? यह अगर भारत है तो यहां पर बंगाल है, यहां पर मराठा है, यहां पर हैदराबाद निजाम है, यहां पर आपका कर्नाटक है और यहां पर अलग अलग है, यहां दिल्ली है। तो इसमें क्या है? दूरी अधिक है। क्या है ये? दूरी अधिक है। दूरी अधिक होने के कारण क्षेत्रीय शक्तियों से चुनौती नहीं थी। ये आपका जो क्या था? रिवीजन था। क्या था? रिवीजन था। इसके बाद मैंने आपको एक और व्यक्ति का नाम लिखाया, अली वर्दी खां। इसका कोई खास महत्व नहीं था। 1740 से 1756 तक रहा। 1740 से 1756 तक बना। तो इसने यूरोपियों को मधुमक्खी से तुलना की थी। क्या कहता? इसने कहा था यूरोपीय मधुमक्खी के समान है।
अगर इन्हें छेड़ोगे तो काट काट कर मार डालेंगे, अगर इन्हें नहीं छेड़ोगे तो ये क्या देंगे, शहद देंगे। तो इसके बाद कौन बना, नवाब अली वर्दी खां। कौन बना था, पहले कौन बना, मुर्शीद बना, मुर्शिद अली कुली खां बना। उसके बाद अली वर्दी खां, और उसके बाद सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला कौन बना, सिराजुद्दौला नवाब बनता है। यह नवाब 1756 में क्या बनता है, से 1757 के बीच। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वह क्या है, सिराजुद्दौला 1756 से 1757 के बीच अंग्रेजों द्वारा बंगाल का अधिग्रहण कैसे किया गया, यही टॉपिक यहाँ से शुरू होता है। यहीं से अंग्रेजों ने क्या किया, बंगाल पर पकड़ करना शुरू की, और आप मानिए बंगाल का जो अधिग्रहण किया उसी के माध्यम से क्या हुआ, बंगाल की लूट शुरू हुई, और उस लूट से धन प्राप्त किया और उससे सैन्य शक्ति मजबूत की, और धीमे धीमे भारत को भी इन्होंने जीत लिया। और वह अनवरत चक्र शुरू हुआ जहां पर भारत की धन संपदा इंग्लैंड जाने लगी। कहाँ जाने लगी, इंग्लैंड जाने लगी। और इस प्रकार हमारा आर्थिक शोषण किया गया। क्या किया गया, आर्थिक शोषण किया गया, और हम ऐसे चक्र में फंस गए जिसे गरीबी का दुष्चक्र कहते हैं। हमारी कृषि पिछड़ गई, हमारे शिल्प उद्योग पिछड़ गए। अगर सिराजुद्दौला की बात करें 1756 से 1757, तो हमें यह समझना होगा बंगाल के नवाब एवं कंपनी के मध्य जो प्रतिद्वंदता थी वो 1750 में शुरू हो गई थी। कब शुरू हो गई थी, जो बंगाल का नवाब है और कंपनी है, इन दोनों के बीच प्रतिद्वंदता 1750 में ही शुरू हो गई थी। इसमें कुछ ऐसी घटनाएं थी दशक में जिसकी वजह से यह क्या हुआ, प्रतिद्वंदता शुरू हुई। एक बालासोर स्थान था बंगाल में। मैंने आपको जब अंग्रेज दिखा रहा था, मैंने कहा था कि बालासोर में इन्होंने प्रथम फैक्ट्री स्थापित की, जो पूर्वी भारत में स्थापित पहली फैक्ट्री थी। तो बालासोर में, बंगाल के बालासोर में क्या करते हैं, ये लोग फैक्ट्री स्थापित करते हैं। अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज फैक्ट्री स्थापित करते हैं। उसके बाद क्या होता है, बंगाल से इनका नियमित व्यापार शुरू हो जाता है। किसका, अंग्रेजों का। जब इनका नियमित व्यापार शुरू होता है तो उनकी व्यापारिक महत्वाकांक्षा बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, व्यापार महत्वाकांक्षा बढ़ेगी। तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जॉर्ज चार्नोक कलकत्ता शहर की नींव रख रहा है। क्या रख रहा है, कलकत्ता शहर की नींव रख रहा है। बालासोर में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित हो रही है, इससे इनकी व्यापारिक महत्वाकांक्षा बढ़ रही है। जॉर्ज चार्नोक द्वारा कलकत्ता की नींव रखी जा रही है। और कलकत्ता की नींव कौन कौन से गांव को मिलकर रखी गई थी, कालिकाता, गोविंदपुर और सुतांती। ये 3 गांव की जमींदारी किसने दी थी अंग्रेजों को, अजी मुसान। किसने दी थी, अजी मुसान ने दी थी। तो उसके आधार पर क्या कलकत्ता शहर की नींव रखी गई। और कलकत्ता शहर का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था, चार्ल्स आयर। कौन था, चार्ल्स आयर। ये मैं सब आपको करा चुका हूं। अगर आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे पिछले वीडियो देखिए। जब भी आपको रिवीजन करना हो तो आप वीडियो को देखिए। आप क्या करेंगे, जैसे नॉर्मल स्पीड में चलाते हैं तो क्या होता है, धीमे धीमे देखते हैं। जब आपको याद होने लगेगा तो आप 150 की स्पीड पर चलाकर उसको जल्दी जल्दी खत्म कर सकते हो। वैसे भी मैं हर वीडियो के अंत में और शुरू में हमेशा रिवीजन कराता हूं। उस रिवीजन को बार बार देखिए, सुना करिए। आप अगर बार बार रिवीजन सुनेंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा है कि डॉक्टर जैसे किसी को बुखार या कोई बीमारी होती है तो दवाई देता है, कहता है कि 4 गोली सुबह खाना, 4 गोली शाम को खाना। कहता नहीं, कहता है ऐसे ही करना है। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना आपको, लेकिन डेली पढ़ना है। अगर आपको अपनी मंजिल प्राप्त करनी है तो एक बात ध्यान रखिए, डेली पढ़िए। भले ही 2 घंटा पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। अगर आप डेली पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपके अंदर वो चीज पनप जाएगी जिससे आप पुलिस की नौकरी या किसी भी क्षेत्र की नौकरी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, रेगुलरिटी बहुत जरूरी होती है, नियमितता बहुत जरूरी होती है। आप उसको फॉलो करें। देखिए, आज से अगर आप 20 साल पहले जाओ तो इतनी सुविधाएं नहीं थी पढ़ने की। लैंप लगाकर पढ़ते थे लोग। बात समझ में आ गया। फिर क्या आई, बैटरियां आई, रॉड आई, इन्वर्टर आए, लाइट भी अच्छी रहने लगी, इंटरनेट की सुविधा आई, मोबाइल आए। आज अगर वर्तमान का समय देखें तो पढ़ने के लिए बहुत ही सूटेबल समय है, क्योंकि लाइट की अच्छी व्यवस्था है, इंटरनेट बहुत अच्छा चलता है, मोबाइल की व्यवस्था है। तो आपको रिवीजन करने के लिए अपनी कॉपी भी उठाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, मोबाइल उठाएं, कान में लीड लगाएं, 15-20 मिनट 25 मिनट अपना रिवीजन करें और फिर अपने दूसरे काम में लग जाएं। ऐसा दिन में 3-4 बार करेंगे आप। मैं गलत नहीं कह रहा, आपको सारे टॉपिक याद हो जाएंगे। अगर इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल ही करते रहेंगे
तो कुछ नहीं याद होने वाला। डांस सीखकर आप हीरोइन नहीं बन रहे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप तैयारी करने आए हैं तो हीरोइन या हीरो तो नहीं बनने वाले आप सोचो कि इंस्टाग्राम पर रील बनाकर आप वायरल हो जाओगे, बहुत मेहनत लगती है उसमें। आपको लगता है कि जो 30 सेकंड का या 45 सेकंड का गाना डालकर वह लड़की या लड़का वायरल हो जाता है। आप देखिए उसकी वीडियो में कितने फीचर्स हैं, आप देखिए उसकी मेहनत कितनी है। तो आपको अगर एक क्षेत्र चुना है तो वही क्षेत्र चुना है। यदि आप नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो उस क्षेत्र में लग जाएं। आप सपना तो देखते हैं, सपने को देखने वाले का सपना पूरा नहीं होता। सपना पूरा करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? तो आप मेरे वीडियो को लगातार देखिए, जो मैं बताता हूं अगर आप भूल जाते हैं तो वीडियो को लगातार देखिए। आप यहाँ पढ़कर जाते हैं ऑफलाइन, ऑफलाइन पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आती होंगी। अगर नहीं आती हैं तो आप बार बार वीडियो को देखिए, क्वेश्चन पूछिए। क्या पूछिए? फिर क्वेश्चन पूछिए, रिवीजन कीजिए। तो देखिए मैंने आपको बताया सिराजुद्दौला 1756 1757। तो क्या हुआ बंगाल में, बंगाल के बालासोर में, बंगाल का मतलब क्या? बिहार, उड़ीसा और बंगाल। अब वर्तमान में देखा जाए तो बालासोर कहां पर है? उड़ीसा में है। कहां पर है? उड़ीसा में है। तो उड़ीसा बालासोर में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। इससे क्या हो रहा है? व्यापारिक महत्वाकांक्षा अंग्रेजों की बढ़ रही है। दूसरा, अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है? कलकत्ता की नींव पड़ रही है। कलकत्ता की नींव पड़ने से क्या हो रहा है? उनकी व्यापारिक महत्वाकांक्षाओं के साथ साथ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी, क्योंकि उन्होंने एक कलकत्ता में नगर स्थापित कर लिया जिसकी वो किलेबंदी कर रहे हैं। समझ में आ गया? ऐसी किलेबंदी का मतलब क्या होता है? मतलब सैनिक लगा रहे हैं, सेना लगा रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए। क्या? किसके लिए? सुरक्षा के लिए। जैसे शासक लगाते हैं, सेना रख रहे हैं नियमित अपनी। कैसे रख रहे हैं? सेना अपनी नियमित रख रहे हैं। तो अब बालासोर में व्यापारिक महत्वाकांक्षा जाग रही है, वहीं पर कलकत्ता की नींव रखने से राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाग रही है। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब क्या होता है, लेकिन फिर भी आप एक समझा कि संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? जो बंगाल के नवाब और जो अंग्रेज थे, उनमें संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? संघर्ष का प्रमुख कारण, मैं ये प्रमुख कारण आपको लिखा चुका हूं। क्या कर चुका हूं? बंगाल का प्रमुख कारण क्या था? अगर इस प्रमुख कारण की बात करें, हम किसकी बात करें? इस प्रमुख कारण की बात करें तो चाहे व्यापारिक महत्वाकांक्षा जागे बालासोर में, चाहे कलकत्ता की नींव रख रहे हों, लेकिन अभी बंगाल के नवाब से ऊपर नहीं है। लेकिन अब मैंने आपको बताया जो बंगाल था वह क्या है? मुगल, जो मुगल सत्ता है, क्या है? मुगल सत्ता है, उसका एक प्रांत है। ये क्या है? प्रांत है। इसका मतलब मुगल सत्ता का बंगाल पर अधिकार है। अब क्या हो रहा है, जब कमजोर मुगल शासक बन रहे हैं तो ये जो बंगाल है इसमें नवाब बनने लगे, सत्ता स्वतंत्र होने लगी। लेकिन कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से अभी भी मुगल सत्ता ही बंगाल पर अधिकार कर रही है। तो अगर सोचो, अगर अंग्रेजों को कोई ऐसा अधिकार जो मुगल सम्राट से मिल जाए, किससे मिल जाए? मुगल सम्राट से मिल जाए, तो क्या होगा? अंग्रेज क्या कहेंगे कि हमें बंगाल के वैध जो सत्ताधारी हैं, वैध शासक हैं, उन्होंने ये अधिकार दिया है। लेकिन बंगाल का नवाब क्या कहेगा? बंगाल का नवाब कहेगा कि वैध सत्ताधारी मैं हूं, यहाँ का मैं हूं, यहाँ का शासक, आप वहां से कैसे ले सकते हो? तो क्या होगा? कलेश होगा। क्या होगा? इससे लड़ाई होगी। एक आदमी हुआ, आपने नाम सुना होगा, वो था फर्रुखसियर, लंपट मूर्ख। कौन था वो? फर्रुखसियर था। फर्रुखसियर था। ये मुगल सम्राट है। ये क्या है? मुगल सम्राट है। मैंने बताया था बीमार पड़ गया, एक अंग्रेज डॉक्टर ने इसका इलाज कर दिया, खुश हुआ और इसने एक शाही फरमान दिया। शाही फरमान दिया था 1717 में। कब दिया था? 1717 में। इसने कहा बंगाल से मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी। क्या दे दी? बंगाल से मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी। अब एक बात, मुगल सम्राट का तो बंगाल पर अधिकार ही नहीं है, तो इससे तो कोई हानि होगी नहीं। लेकिन जो बंगाल के नवाब हैं, इनका अधिकार है, अगर बंगाल में कोई व्यापार करेगा, बंगाल में व्यापार करेगा तो व्यापार का टैक्स देगा। क्या देगा? व्यापार का टैक्स या कर देगा। और ये टैक्स किसे मिलेगा? मुगल बादशाह को मिलेगा या बंगाल के नवाब को मिलेगा? बंगाल के नवाब को मिलेगा। अब ये बंगाल के नवाब को टैक्स मिल रहा है और इसने शाही फरमान करके मुक्त व्यापार अंग्रेजों को दे दिया, तो किसको नुकसान हो रहा है? अब बंगाल के नवाब को नुकसान हो रहा है। तो बंगाल के नवाब को नुकसान हो रहा है, तो अंग्रेजों को टाइट करेगा। वो क्या करेगा? अंग्रेजों को टाइट करेगा। अंग्रेज कहेंगे हमें मुगल बादशाह ने दिया है, तो दोनों में लड़ाई चालू हो जाएगी। अंग्रेज इतने दूर थे
कि केवल खुद तो व्यापार कर रहे थे, नवाब ने मान लिया कर लो व्यापार, ये लोग क्या करते, मुक्त व्यापार करते, साथ साथ इसका दुरुपयोग करते, क्या करते, दुरुपयोग करते, अपना जो निजी व्यापार, जो अंग्रेज अधिकारी थे अपना निजी व्यापार भी इसी मुक्त व्यापार के माध्यम से करते। इसके अलावा जो स्थानीय व्यापारी थे उनका माल भी मुक्त व्यापार के माध्यम खुद टैक्स ले लेते अब उनसे और उनका माल निकलवा देते कि ये अंग्रेजों का माल है, कंपनी का माल है। तो अब इससे किसको नुकसान हुआ, बंगाल के नवाब को, बंगाल के नवाब की सनकेगी नहीं सनकेगी, तो इनमें क्या हो जाएगी, लड़ाई चालू हो जाएगी। तो अगर हम देखें कि लड़ाई का कारण कैसे बन रहा है, तो 1750 में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, एक तो बालासोर में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित हो रही है, इससे व्यापारिक महत्वाकांक्षा जाग रही है। दूसरा क्या हो रहा है, कलकत्ता की नींव पड़ रही है, इससे इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागृत हो रही है। साथ साथ फर्रुखसियर के जो शाही फरमान था मुक्त व्यापार का, उसका अंग्रेज दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अंग्रेज दुरुपयोग कर रहे हैं। इस दुरुपयोग के कारण क्या हो रहा है, इस दुरुपयोग के कारण बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के मध्य तनाव बन रहा है। क्या बन रहा है, तनाव बन रहा है, क्योंकि नवाब को राजस्व हानि हो रही थी। क्या हो रही थी, राजस्व हानि हो रही थी। अब हम अगर इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, अगर इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, तो अब आप ये समझिए कि जो नवाब है, जो बंगाल का नवाब है, उसका जो राजकीय पद है उसका स्थायित्व क्या है। तो अब बंगाल के नवाब के राजकीय पद का स्थायित्व, अगर हम इसे समझें तो एक तो स्थानीय जमींदार ये मतलब अपने पक्ष में करने पड़ते थे। दूसरा अवजात वर्ग, क्या था, अवजात वर्ग के व्यक्तियों, अभिजात्य वर्ग के व्यक्तियों और धनाढ्य व्यक्तियों, इनके क्या था, इन समर्थन पर निर्भर था, समर्थन पर निर्भर, इन व्यक्तियों के समर्थन पर निर्भर था। मतलब बंगाल के नवाब का जो राजकीय पद है वो स्थानीय जमींदारों, अवजात वर्ग के व्यक्तियों और धनाढ्य व्यक्तियों के समर्थन पर निर्भर था। अब देखो सिराजुद्दौला बनता है, कौन बनता है नवाब, सिराजुद्दौला नवाब बनता है, सिराजुद्दौला कब बना नवाब, 1756 से 57 ईस्वी तक। एक साल नवाब बना, लेकिन इतिहास में इसको अवश्य पढ़ा जाता है। क्या होता है, कुछ मूर्ख लोगों को बहुत पढ़ा जाता है, क्योंकि इनकी मूर्खताओं की वजह से ही अंग्रेज शासन कर पाए। अब सोचो, ये तीन चीजों पर निर्भर है, स्थानीय जमींदार, दूसरा अवजात वर्ग के व्यक्ति, धनाढ्य व्यक्ति, ये तीनों ही इसके खिलाफ थे न। अगरबत्ती करता क्या था ये, कि एक भी इसकी एक वो थी मौसी, कौन थी, मौसी घसीटी बेगम। जो आदमी मौसी को काबू नहीं कर सकता उसका तो नवाब बनना ही बेकार। अरे मौसी को तो अपने पक्ष में रखो यार। मौसी घसीटी बेगम इसके विरोधी थी, और इसका एक भाई था पूर्णिया का सूबेदार शौकत जंग, पूर्णिया का सूबेदार शौकत जंग। कौन था, शौकत जंग। ये भी आप सोचो, सिराजुद्दौला जब नवाब बनता है, क्या बना, नवाब बना, तब इसके विरोधी कौन कौन थे, ये दोनों विरोधी हैं। सिराजुद्दौला जब बनता है तो क्या होता है, मौसी घसीटी बेगम विरोध करती हैं, पूर्णिया का सूबेदार इसका भाई था ये शौकत जंग जिसकी विरोध करता है। अगर अन्य विरोधी देखें, अन्य विरोधी, तो आप मानो कौन कौन इसका विरोधी नहीं था। एक थे मीर जाफर, इसका सैन्य प्रमुख। अबे जब सेनापति तेरी तरफ नहीं है तू काय का नवाब, तू इस्तीफा अपने आप दे दे। इसने नहीं दिया तो कूट कूट के भगाया गया। अब इतने विरोधी अगर पाल लोगे तुम अपने आसपास, वो भी, तो तुम जिंदा रह सकते हो क्या। तो सिराजुद्दौला का मीर जाफर सेनापति था। कौन था ये, सेनापति था, ये इसका विरोधी है। इसका जगत सेठ है या फतेह चंद, कौन है, जगत सेठ या फतेह चंद नाम है, वो कलकत्ता का प्रभारी है, वो भी इसका विरोधी है। तू बना क्यों रे नवाब,
इसके अलावा राय दुर्लभ, अमीर चंद, ये क्या है, धनाढ़ी लोग हैं, ये इसकी विरोधी हैं। इसके राजवल्लभ है, राजवल्लभ का जो बेटा था वो इसका पैसा लेके भाग गया नवाब का। नवाब का क्या था। इसके अलावा मणिक चंद एक पूंजीपति है, वो भी इसका विरोधी। इतने लोग जब विरोधी होंगे तुम्हारे तो तुम क्या नवाब बन पाओगे। वो भी कंपनी जो अंग्रेज कंपनी है वो वहां पर है जो धूर्त, चालाक और सत्ता पाने के लोभी लोग हैं, लालची लोग हैं। वो तो मौका देखते हैं कब तुम्हारे विरोधी तुम्हारे विरोध में हो और उनको हम अपने पक्ष में। अंग्रेजों ने क्या किया, इन सबको कहा आओ हमारी गोदी में बैठो, हम तुम्हें जन्नत दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, जन्नत दिखाएंगे। और इसको नरक, इसको क्या दिखाएंगे, नरक, और नरक में ही इसको भेज दिया। अब एक बात हो, इतने विरोधी हैं, इस बीच ये नवाब बनता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां लगातार बंगाल में बढ़ रही हैं। क्या हो रही हैं, बंगाल में बढ़ रही हैं। तनाव यही नहीं था, ये नवाब बना। अब कंपनी क्या करती थी, जब कोई नवाब बनता था तो उसे बधाई भेजती थी और उपहार भेजती थी। नवाब बनने पर क्या भेजती थी, बधाई भेजती थी, उपहार भेजती थी। जैसे प्रधानमंत्री बनते हैं या मुख्यमंत्री बनते हैं अभी, तो लोग क्या कहते हैं, उन्हें बधाई भेजते हैं, कुछ लोग उन्हें उपहार भी भेजते हैं। तो ऐसी कंपनी भेजती थी। इसको ना तो उपहार भेजे ना बधाई भेजी। कंपनी कहती तू है कौन, इतने तेरे विरोधी, तू अपने आप को कह रहा है नवाब, तो कंपनी मानेगी। जो इतने चालाक लोग गोरे गोरे नहीं मानेंगे। समझ में आ गया। अब कलकत्ता ना तो, और दूसरा क्या किया बताए, कलकत्ता शहर जो उन्होंने बसाया था उसकी किलाबंदी और कर ली। क्या कर ली, किलाबंदी कर ली, इससे बिना पूछे। पहले अंग्रेज जब किलाबंदी करते, ऐसा कोई काम करते, तो नवाब से परमिशन लेते। क्या लेते, अब इसको नवाब ही नहीं मान रहे, वो खुद को क्या कह रहे हैं, बंगाल का सर्वे सर्वा मान रहे हैं अंग्रेज। इससे पूछ ही नहीं रहे, इससे पूछ ही नहीं रहे। इससे जब पूछ नहीं रहे तो उसका मूड खराब होगा नहीं होगा। नवाब है भाई, चाहे भी बनाओ, नवाब नहीं है, इसका मूड खराब होगा। तो क्या होगा, दोनों अंग्रेजों में इनमें तनाव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तनाव आ जाएगा। इस बीच क्या हुआ, राजवल्लभ साहब थे ना, उनका पुत्र था एक कृष्णदास, वो सिराजुद्दौला का पैसा लेके भाग गया नवाब का। अंग्रेजों ने कहा आओ बच्चे, आओ आओ बच्चे, हम तुम्हें अपने पास। अंग्रेजों ने उसको शरण दे दी। इसका मूड और खराब हुआ। बुद्धि नहीं है। अच्छा, मूर्ख लोगों का सबसे बड़ी बात क्या होती है, उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। समझ में आ गया। उनसे पूछो क्या होगा, अरे मूड खराब है यार, बात मत कर। क्या खराब है, मूड खराब है। मूर्ख लोगों का एक पहचान होती है, उनका मूड खराब बहुत जल्दी होता है। आप जो मानिए इसका मूड खराब हो रहा था, अंग्रेज चाहते थे तेरा मूड खराब हो तो उनसे लड़े, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे, क्योंकि ये पहली बार ऐसा था जो अपने आप नवाब बना था उत्तराधिकारी के रूप में। क्या चाहते थे अंग्रेज, अंग्रेज चाहते थे कि तेरा मूड खराब हो और तू क्या बने। हाँ, अली वर्दी खां का ये दामाद था, क्या था, इस वजह से नवाब बन गया था। अब एक फैक्ट्री थी कासिम बाजार, कासिम बाजार में एक फैक्ट्री थी अंग्रेजों की। नवाब साहब ने वहां सेना भेजी कि जाओ चेक करके आओ वहां क्या क्या हो रहा है। अंग्रेजों ने नवाब की सेना को अंदर घुसने नहीं दिया। उन्होंने कहा नवाब की सेना है। वे कहते हम तो जानते ही नहीं कौन नवाब है, नाम बताओ। सिराजुद्दौला जी कौन है, कहाँ से आया ये। इसने अंग्रेजों जिसकी सेना ने जाकर कहा कि अरे साहब आपकी तो बेइज्जती कर रहे थे, गाली दे रहे थे आपको। इसका और मूड खराब हुआ, इसका मूड खराब हुआ। इसने क्या किया, फ्रांसीसियों के साथ गठबंधन कर लिया। क्या कर लिया इसने, फ्रांसीसियों के साथ गठबंधन कर लिया। अब अंग्रेजों का मूड खराब। अच्छा, तो फ्रांसीसी अंग्रेज विरोधी थे आपस में, ये भारत में भी और यूरोप में भी। तब ऐसी स्थिति में दोनों के मूड खराब हैं, इसका मूड ज्यादा खराब है, उसका मूड कम खराब है, तो दिमाग खराब होंगे। तो क्या होगा, मूड खराब होने से क्या दोनों में संघर्ष होगा ही होगा। क्या होगा, संघर्ष अब होगा ही होगा। क्या होगा, संघर्ष नहीं टल सकता था। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, आग में घी का काम कर दिया। इसने क्या किया, कलकत्ता पर हमला कर दिया, कलकत्ता शहर पर हमला कर दिया। क्या कर दिया, कलकत्ता शहर पर हमला कर दिया। और फोर्ट विलियम बनाया था ना कलकत्ता में, मैंने आपको बताया था फोर्ट विलियम की स्थापना की थी इन्होंने। फोर्ट माने किला होता है। क्या होता है, किला। हम लोग लाल किला मतलब किला बाद में लगाते हैं, अंग्रेजों का उल्टा सा है, पहले किला लगाते हैं तब नाम लेते हैं। हम कहते हैं लाल किला, वो कहेंगे फोर्ट रेड। क्या कहेंगे वो,
फोर्ट रेड, समझ में आ गया। तो उल्टा हिसाब है, तो कलकत्ता पर अधिकार कर लिया फोर्ट विलियम पर। अब वहां पर क्या हुआ, एक व्यक्ति था हॉलवेल। कौन था? हॉलवेल नामक एक व्यक्ति था। ये कौन था? अंग्रेज अधिकारी था। ये अंग्रेज अधिकारी था। इसने एक हॉलवेल कांड की चर्चा की है। क्या की है इसने? हॉलवेल कांड की चर्चा की है। इसने कहा कि जब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला किया और फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया, तो क्या हुआ, इसने अंग्रेजों को कैदी बना लिया। क्या बना लिया? कैदी बना लिया। अंग्रेजों को कैदी बना लिया। उसमें क्या थे? 146 अंग्रेज थे। कितने थे? 146 अंग्रेज थे। और इसने क्या किया, एक छोटी सी कोठरी 18 फुट लंबी थी, केवल 18 फुट लंबी और 14 फुट चौड़ी थी। 18 फुट लंबी थी, 14 फुट चौड़ी थी। उसमें 146 लोगों को घुस दिया। समझ में आ गया? हॉलवेल के। और जब सुबह हुई तो मात्र 23 कैदी जिंदा बचे। कितने? मात्र 23 कैदी जिंदा बचे। 23 कैदी जिंदा बचे। व्हाट्सएप का डबल टिक, मतलब तुम जिंदा हो, हमारा मैसेज तुमने पढ़ लिया है अगर नीले कलर का हो गया। इसलिए व्हाट्सएप का ये कैसा है? नीला टिक है। अगर पहुंच गया काला काला है अभी, तो आप जिंदा नहीं हो। जैसे ही नीला हुआ मतलब आप जिंदा हो। तो क्या किया, 23 कैदी बच गए। अब हॉलवेल ने इसकी घटना का जिक्र किया, लेकिन अगर इसकी वास्तविकता को देखें तो ये सच नहीं लगती घटना। हॉलवेल ने क्या किया, सुर्खियां बटोरने के लिए, सिंपैथी बटोरने के लिए चर्चा की, क्योंकि 18 फुट लंबे और 14 फुट चौड़े कमरे में एक तो 146 लोग आ नहीं सकते। क्या प्लेट की तरह रखे थे एक दूसरे ऊपर? एक अंग्रेज फिर लिटाया, फिर दूसरा अंग्रेज फिर लिटाया, फिर तीसरा अंग्रेज लिटाया, फिर चौथा अंग्रेज, ऐसे लिटाए थे क्या उसने? बटर लगा लगा के। बाद में गर्मी तो पड़ी नहीं थी, तो उनका बटर का वो ब्रेड सिक गया होगा। लेकिन क्यों, कारण क्या है? एक गुलाम हुसैन नामक व्यक्ति थे, लेखक थे उसी के समय के। जब हॉलवेल लेखक है, उसी के समय के गुलाम हुसैन लेखक हैं। वो क्या है, समकालीन लेखक हैं जो क्या कर रहे हैं, मुस्लिम इतिहास को लिख रहे हैं। जब वो मुस्लिम इतिहास को लिख रहे हैं तो उन्होंने कहीं भी हॉलवेल घटना का जिक्र नहीं किया है, तो उसका मतलब हॉलवेल झूठ बोल रहा था। लेकिन पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हॉलवेल घटना किसके काल में हुई, कहां हुई। तो अब सिराजुद्दौला ने क्या किया, कलकत्ता पर नियंत्रण कर लिया, फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। इस बीच हॉलवेल घटना हो गई। अब आप सोचो, इतनी घटना होगी, अंग्रेजों का दिमाग खराब होगा या नहीं होगा? अंग्रेजों की सनक गई। उन्होंने मद्रास से क्लाइव के नेतृत्व में, कौन के नेतृत्व में? मद्रास से क्लाइव के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी। इसे तोड़ के आओ। इसके बड़े दिमाग खराब है, ये सिराजुद्दौला के बहुत दिमाग खराब है। ये इतना मूर्ख था कि इसको ये नहीं पता था कि अगर हम कलकत्ता पे हमला कर रहे हैं तो जवाबी हमला होगा, नहीं होगा? जवाबी हमला होगा तो उसके लिए तैयार रहे। ये अगरबत्ती तैयारी नहीं था। क्लाइव के नेतृत्व में सेना आई और उन्होंने कलकत्ता पर पुनः नियंत्रण किया, मतलब ये हार गया, और इसको मजबूर किया अलीनगर की संधि करने के लिए। कौन सी संधि? अलीनगर की संधि करने के लिए। इतनी बात समझ में आ गई? तो अलीनगर की संधि की। तो अब क्या कर रहे हैं, क्लाइव के नेतृत्व में सेना आ रही है। क्या आ रही है? क्लाइव के नेतृत्व में सेना आ रही है मद्रास से। और क्या हो रहा है फिर? अलीनगर की क्या हो रही है? अलीनगर की संधि हो रही है। क्या हो रही है? अलीनगर की संधि हो रही है। जैसे आपको नोट्स बनाने हैं तो बताता भी जाता हूं आपको, वो भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो मैं लिखा तो दूंगा ही आपको, पहले आप समझ लीजिए। तो हो क्या रहा है कि नवाब बन रहा है सिराजुद्दौला 1756-1757 में। अब इसकी जो सगे संबंधी हैं इसका विरोध कर रहे हैं, साथ साथ जो अन्य विरोधियों में इसका सेनापति है, पूंजीपति लोग हैं, धनाढ़ी लोग हैं, कलकत्ता का प्रभारी है, ये सब इसके विरोध कर रहे हैं। इधर क्या हो रहा है, जब ये नवाब बन रहा है, अंग्रेज इसको ना तो बधाई दे रहे हैं ना उपहार दे रहे हैं, बल्कि कलकत्ता की किलेबंदी और कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, अंग्रेज छुटकारा पाने के लिए ये फ्रांसीसियों से गठबंधन कर रहा है। इसी बीच क्या करता है, कासिम बाजार के क्या करना चाहता है, सर्वे करना चाहता है इसकी सेना, लेकिन अंग्रेज उसे घुसने नहीं देते। इसका मूड खराब हो जाता है सिराजुद्दौला का,
और ये कलकत्ता पर चढ़ाई कर देता है, कलकत्ता को अपने नियंत्रण में ले लेता है। जब कलकत्ता को अपने नियंत्रण में ले लेता है तो फिर क्या होता है, अंग्रेजों का हो जाता है मूड खराब। वो मद्रास से, कहां से, मद्रास से क्लाइव के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजते हैं और कलकत्ता पर पुनः नियंत्रण करते हैं और सिराजुद्दौला को मजबूर करते हैं अलीनगर की संधि के लिए। क्या करते हैं, अलीनगर की संधि के लिए मजबूर करते हैं और कहते हैं कि हम कलकत्ता की किलेबंदी करेंगे। ये कहे कर लो साहब, उठ चुका था ना, अब बोलता ये कर लो साहब, कलकत्ता की किलेबंदी कर लेते। अब कलकत्ता की किलेबंदी नहीं करते, अंग्रेज कहते हैं सिराज, ओए सिराज हम सिक्के भी डालेंगे। ये कहता ढाल लो भैया। अंग्रेज अपने सिक्के भी डालने लगते हैं अपनी महारानी वाले और पूछता है अब ये बता, तूने हमें बुलाया अपनी पेस बॉल फेंक कर, हम दौड़े चले आए तेरे पास तेरी याद में, जो हमारा खर्चा हुआ आने जाने में उसका पैसा कौन देगा, कौन देगा उसका पैसा। भैया क्लाइव चाचा आए थे अपनी सेना को लेकर, इससे का क्षतिपूर्ति देगा, देंगे साहब। तो क्या कलकत्ता की किलेबंदी का अधिकार दे दिया, सिक्के डालने का अधिकार दे दिया और तीसरा क्या दे दिया, क्षतिपूर्ति देने का भी वचन दे दिया। क्या दे दिया, वचन दे दिया। दूसरी तरफ क्या होता है, क्लाइव एक काम और करता है, क्लाइव चंद्रनगर पर अधिकार कर लेता है। चंद्रनगर किसका था, फ्रांसीसियों का की बस्ती थी, फ्रांसीसियों की बस्ती थी। क्लाइव क्या करता है, चंद्रनगर पर अधिकार कर लेता है और फ्रांसीसियों को वहां से निकाल देता है। अब बंगाल का नवाब क्लाइव से हार चुका है, ये कहते हैं चल तूने हमें कलकत्ता की किलेबंदी करने की दी, चल अच्छी बात, तूने हमें सिक्के डालने का अधिकार दिया, चल अच्छी बात, तूने हमें और क्या दिया, क्षतिपूर्ति दी, कोई बात नहीं है, चंद्रनगर में हमने फ्रांसीसियों को हरा दिया है। अब एक आदेश दे कि सभी फ्रांसीसी बंगाल से गायब हो जाएं, अर्थात बंगाल से निष्कासित हो जाएं। तो सिराजुद्दौला ने एक आदेश दिया कि सभी फ्रांसीसियों को सूचित किया जाता है, यदि वो बंगाल से बाहर नहीं जाते हैं तो मार मार कर भगाया जाएगा। मतलब फ्रांसीसियों को बंगाल से बाहर कर दिया, क्या कर दिया, बंगाल से भगा दिया। अब बंगाल में अंग्रेजों के अलावा कोई शक्ति नहीं बची। पहले क्या थे, सिराज को बचाने के लिए फ्रांसीसी थे, क्योंकि अगर अंग्रेज जीतते तो फ्रांसीसी नुकसान होता, फ्रांसीसी जीतते तो अंग्रेज नुकसान होता, तो आपस में लड़ते रहते। इसने 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 फ्रांसीसियों को भगा दिया इसके कहने पर। बहुत चालाक आदमी है ये आगे देखना लंदन वापस चला जाएगा, इसको संधि के लिए बुलाया जाएगा और ऐसी संधि करेगा कि लगेगा मित्रों में संधि हो रही है, बाद में पता चलेगा केवल इसी का फायदा था। हाँ बुआ है ये घर की, ऐसे ही मान लो तुम, मतलब बिढ़ा देता था और पूरा मजा लेता था। तो इसने इसके देखो चाहता तो क्लाइव चंद्रनगर पर अधिकार कर चुका था, फ्रांसीसी बस्ती पर चाहता तो खुद खदेड़ सकता था फ्रांसीसियों को, लेकिन उसने क्या कहा, नवाब बंगाल के नवाब को उसे आदेश दिलवाया कि सभी फ्रांसीसी तुरंत बंगाल छोड़ दें। क्या कर दें, बंगाल छोड़ दें। और बंगाल जैसे ही फ्रांसीसी छोड़ते हैं अंग्रेजों को समझ में, क्लाइव को समझ में आ जाता है कि अब ये नालायक बेवकूफ है, गधा है, इसके कुछ नहीं आता। अगर इसने फ्रांसीसी को मारा तो अपने पैरों पर इसने कुल्हाड़ी मार ली। क्या मार ली, कुल्हाड़ी मार ली। अब क्या करता है क्लाइव, क्लाइव ने फ्रांसीसियों को भगा दिया। अब इसकी मौसी घसीटी बेगम, इसका भैया पूर्णिया, ये तो विरोधी थे लेकिन अंग्रेजों के पक्ष में नहीं थे। ये कहते हैं आओ प्यारे आओ, कुंडी ना खड़काओ। बिना कुंडी खड़काए अंग्रेज इसे बुला लेते हैं अपने पास। साथ साथ अब सोचो कितना बड़ा नवाब है, राजा बना फिर रहा है, अपना सेनापति अपने हाथ में नहीं है। ये तो किताब में लिखा है, एक आध बेगम भी इसके हाथ में ना हो, क्या पता। ऐसा हो सकता है भाई, एक आध बेगम भी इसके हाथ में ना हो, वो जानकारी थोड़ी है। जो आदमी अपने शासन पर रख सकता, सत्ता पर रख सकता, वो अपनी पत्नी पर कितनी निगाह रख पाएगा। अबे गधा ही था ये। यहां पर तो ऐसा बना दो, इसको नहीं गधा का चित्र बना दो, गधा का चित्र बना नहीं पाऊंगा लेकिन गधा, गधे का चित्र बना दो यहां पर और लिख दो यही है सिराजुद्दौला। कौन है ये, सिराजुद्दौला है। इसका सेनापति मीर जाफर अंग्रेजों के पक्ष में, राय दुर्लभ, फतेह चंद्र अंग्रेजों के पक्ष में, इन सबको मिला लिया, इन सबको अपने पक्ष में मिला लिया। समझ में आ गया। क्लाइव ने क्या किया, इसके सगे संबंधियों को, इसके अधिकारियों को, मीर जाफर सैन्य प्रमुख, इसको मिला लिया, राय दुर्लभ, फतेह चंद, अमीर चंद
और मणिकचंद, इन सबको उसने क्या किया, अपने तरफ मिला लिया, अपनी तरफ मिला लिया। अब कहता है सिराज से, अब कहता है सिराज, अरे सिराजवा इधर आ, लड़ेगा? ये भाई साहब अपनी मद में चूर है, इसे लगता है कि अंग्रेज थोड़े से तो हैं, हमारे पास इतनी बड़ी सेना है, लड़ लो। ये लड़ने पहुंच जाता है, ये क्या करता है, लड़ने पहुंच जाता है प्लासी के मैदान में। दोनों सेनाएं आमने सामने, दोनों सेनाएं आमने सामने, दोनों के एक तरफ पता है अंग्रेजों की तरफ 200 भारतीय, 1100 यूरोपीय, टोटल 1300 सैनिक। सिराज एकदम चौड़ी छाती करके खड़ा है, क्योंकि इसकी तरफ 50,000 सैनिक। कितने सैनिक? 50,000 सैनिक। अगर ईमानदारी से लड़ाई होती तो अंग्रेजों को इतना कूटता, इतना कूटता, इतना कूटता, लेकिन इस पर मुझे तो लगता नहीं है जब बेगम पर भी इसका चलता होगा। इसके जो थे सबके सब क्या थे, सबके सब इसके तरफ थे ही नहीं। तो प्लासी का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। प्लासी का युद्ध 1757 में कब लड़ा गया? प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया। किसमें लड़ा गया? एक निर्णायक युद्ध था, और ऐसा युद्ध था जिसने आगामी 200 वर्षों तक भारत की गुलामी को निर्धारित कर दिया। ये सिराज ही था जिसने शुरुआत की गुलामी की। इसे गाली क्यों पड़ रही है आज? पढ़ाते पढ़ाते गाली भी पड़ रही है इस पर। कारण क्या है? इसकी मूर्खताओं को हमने 200 साल तक झेला, इसकी मूर्खताओं को हमने 200 साल तक झेला। हम अंग्रेजों के 200 साल तक गुलाम रहे। 1757 से शुरुआत होती है और हम 1947 में इससे मुक्ति पाते हैं। ऐसे शासकों की वजह से हम गुलाम बने जिनको यही नहीं पता कि हमारी सेना, हमारे सैन्य प्रमुख, हमारे अधिकारी किधर हैं, हमारे अधिकारी किधर हैं। और आप मानिए 1300 की सेना ने 50,000 की नवाब की सेना को हरा दिया। कितनी बड़ी बात है। मतलब आप सोचिए कितना बड़ा मूर्ख है ये कि 50,000 की सेना होते हुए हार गया। अरे 20,000 इसकी तरफ नहीं रहते, फिर भी 30,000 रहते। इस पर इतनी छोटी सेना रह गई कि कोई मतलब नहीं था। प्लासी का युद्ध हुआ। तो अब एक बात बताओ, जब विश्वासघात हुआ था तो क्या खुला युद्ध था? ये बहुत अच्छी लड़ाई हुई। इसकी तरफ कोई नहीं था। 500 लोग मरे नवाब की तरफ से, 200 लोग मरे अंग्रेजों की तरफ से, टोटल 700 लोग मरे। कितने लोग मरे? इतने बड़े युद्ध में क्या केवल 700 लोग मरने चाहिए थे? बहुत सारे। तो एक खुला युद्ध था ही नहीं, ये केवल एक षड्यंत्र था, विश्वासघात था जो क्लाइव ने नवाब के साथ किया था। लेकिन आपके साथ कोई विश्वासघात करे, आप इतने बड़े पद पर हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आपने विश्वासघात लिया कैसे? आप इतने चालाक क्यों नहीं थे? अच्छा, ढुलमुल रवैया था। कैसा था? ढुलमुल रवैया था, लापरवाह था, अपने लगा के पड़े हैं बेगमों के साथ। एक लंबी फहरिस्त होती थी लोगों की, बेगमों की, निकलते नहीं थे बेगमों के बीच से ये। तो फिर बाद में जब मार पड़ती थी ना में, तो समझ में आता था हाय राम, ये भी दुनिया होती है, हम तो मेरे मजा ही मजा होता है। अगर हम प्लासी के युद्ध की बात करें तो ये भागीरथी नदी के किनारे लड़ा गया। कहां लड़ा गया था? भागीरथी नदी के किनारे। नदिया जिला है, क्या है? नदिया जिला में। कहां पे लड़ा गया? नदिया के पार नहीं, नदिया जिला में। भागीरथी नदी के तट पर नदिया जिला में ये लड़ा गया। और हारा कौन होगा? कौन कह रहा अंग्रेज हारा? सिराजुद्दीन। कहां है? सिराजुद्दौला है। क्या है ये? सिराजुद्दौला हार गया, क्योंकि जितने इसकी तरफ खड़े थे 50,000 लोग, उधर थे 1100। इसके मीर जाफर ने कहा कि एक दिन युद्ध टाल दो। ये मान गया। अगले दिन देखा तो इसने मुड़कर, कोई नहीं है, पीछे कोई नहीं था, कुछ लोग खड़े थे। एक उनमें से था मीर मदन, एक था मोहनलाल। ये बहुत बुरी तरह से लड़े, उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छोड़ा दिए। लेकिन इतनी कम सेना कब तक लड़ते? पूछ लेगा कि सिराजुद्दौला की तरफ से वीरता से लड़ते हुए कौन मारा गया? तो मीर मदन और मोहनलाल ये दोनों मारे गए। क्या गए? मारे गए। नवाब युद्ध मैदान छोड़कर भाग गया। भाई ऐसे लोग लड़ते नहीं हैं।
भागते हैं, ये भागा, भागते भागते मुर्शिदाबाद पहुंचा। कहां पहुंचा? मुर्शिदाबाद पहुंचा। अब एक बात आइए, मीर जाफर इसका सेनापति है, मुख्य भूमिका मीर जाफर की थी, इसमें सैन्य प्रमुख है। इसका बेटा था मीरन। कौन था? मीरन, मेरो बीरन। इसका कौन था? ये वीरन, नाम था मीरन। मीरन भी इसके पीछे पीछे घोड़ा लेकर पहुंचा। सिराज रुका मुर्शिदाबाद में, पानी पी लूं। इसने अपने तलवार की प्यास से उसकी प्यास बुझा दी। जाके सीधे जन्नत में पीना, वैसे तो ये जन्नत तो मिलने वाली नहीं है, मूर्ख। और इस प्रकार सिराजुद्दौला का अंत हो गया। क्या हो गया? अंत हो गया। अब सिराजुद्दौला का अंत होता है तो अब नवाब बंगाल का कौन बनेगा? मीर जाफर। तो बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? मीर जाफर को बनाया गया। वास्तव में अगर देखा जाए, जो नवाब के जो अधिकारी थे उन्हें लगा कि हमारा अच्छा भविष्य अंग्रेजों के साथ है। क्या है? इसलिए वह अंग्रेजों के साथ मिल गए। लेकिन अगर हम बाद की घटनाओं को देखें, अगर हम बाद की घटनाओं को देखें तो हमें पता चलता है कि वो भी एक धोखे का शिकार हुए, क्योंकि बाद में उनकी भी स्थिति बहुत बेकार रही। मीर जाफर को भी अंग्रेजों से युद्ध लड़ना पड़ा, युद्ध लड़ाई नहीं। उन्होंने कहा कौन? मैं साहब, मीर जाफर आपने बनाया था, जो अब तू नहीं है, हट। उसको हटा दिया। मीर कासिम को इतनी कम वैल्यू थी। अंग्रेजों का मूड खराब तो नवाब चेंज। सोचो, अंग्रेज अधिकारी लगाए हुए हैं, दोनों हंसी मजाक कर रहे हैं, और मजाक मजाक में नवाब साहब ने कुछ ज्यादा कह दिया, तो अब क्या होगा? समझ लो कि सुबह नवाब वो नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? अब अगर हम देखें प्लासी के युद्ध का परिणाम क्या था, परिणाम अगर देखें तो क्या वास्तव में कोई यह सैनिक युद्ध था? यह कोई सैनिक युद्ध नहीं था, केवल सैन्य झड़प थी, विश्वासघात था। इसका मतलब अंग्रेज अपने सैनिक दृष्टि से महत्व नहीं है, अंग्रेज अपनी सैनिक क्षमता स्थापित इस युद्ध के माध्यम से नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी इसके आर्थिक राजनीतिक परिणाम बहुत अच्छे रहे और बहुत दीर्घ रहे। कारण क्या था? बंगाल में अब सर्वे सर्वा कौन है? वो है अंग्रेज कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि वो नवाब से भी ऊपर है। क्योंकि उन्होंने किसको बनाया? नवाब को बनाया। एक नवाब को हटाकर दूसरे नवाब को उन्होंने बना दिया। भले ही मीर जाफर बनाओ, अब वो मीर जाफर क्या था? केवल अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली था। क्या था वो? केवल कठपुतली था। तो अब क्या हुआ? कंपनी की स्थिति अब मजबूत होगी। क्या होगी? मजबूत होगी। अब वह केवल व्यापारिक कंपनी होगी या वास्तव में राजनीतिक हस्तक्षेप भी हो जाएगा उसका? मतलब राजनीतिक अधिकार भी, राज्य क्षेत्र भी उसे अब प्राप्त होगा। तो कह सकते हैं जो प्लासी के युद्ध के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वह केवल अब व्यापारिक कंपनी रहकर बल्कि वह राजनीतिक शक्ति बन गई। क्या बन गई? राजनीतिक शक्ति बन गई। अब वह बंगाल में नृप निर्माता, नवाबों को बनाने वाली कंपनी बन गई, नृप निर्माता बन गई। कौन बन गई? अर्थात बंगाल में वह सर्वोच्च शक्ति क्या बन गई? बंगाल में सर्वोच्च शक्ति बन गई। अब एक बताओ, जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को उसने हटाया, अब बंगाल वास्तव में किसका प्रांत है? बंगाल वास्तव में मुगल सत्ता के अंतर्गत है। तो अगर ऐसा अंग्रेज कर रहे हैं तो मुगल सम्राट को हस्तक्षेप करना चाहिए था। वो मूक दर्शक बने बैठा रहा। ये क्या हो रहा है? वाह, हम तो दूर है भाई, हमें कोई, क्योंकि औरंगजेब के बाद गधे आए। कौन आए? गधे आए, और उन्हें कोई मतलब ही नहीं था, मूक दर्शक बनकर बैठा रहा। अंग्रेजों को पता चल गया मुगल सम्राट नाम का सम्राट है, चलती तो उसकी घर पर भी नहीं है कि रोटी क्या बनेगी, आज कबाब मिलेगा या मुर्गे की टांग मिलेगी, चलती इतनी भी नहीं थी उसकी। मुगल सम्राट नाम का सम्राट था। क्या सम्राट था? तो उसकी पोल खुल गई। क्या खुल गई? इससे क्या होगा? अंग्रेजों के हौसले बढ़ेंगे। जो खोखला आदमी है, मुगल नाम का मुगल सम्राट है, कुछ नहीं है। अगर होता तो क्या करता? जैसे हुगली में अंग्रेजों ने क्या किया? 1686 में हुगली को लूटा। औरंगजेब था, औरंगजेब ने इतना मारा कि हुगली से तो भगाया, सूरत से भी भगाया, मसूलीपट्टनम से भी भगाया, विशाखापट्टनम से भी भगाया, लेकिन इस बार तो बंगाल जीत लिया उन्होंने, नवाब को हटा दिया। मुगल बादशाह कुछ नहीं कह रहा, बोला भी नहीं,
एक आवाज नहीं निकली, एक आवाज नहीं निकली, तो अंग्रेजों को पता चल गया कि इस पर अब कोई शक्ति नहीं है, ये तो नाम का वास्ता है, शासन तो कोई और लोग कर रहे हैं जो आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इससे अंग्रेजों के हौसले बुलंद हुए। दूसरा, सिराजुद्दौला ने क्या किया था? फ्रांसीसियों को बाहर निकाल दिया। अब सिराज को इन्होंने ढाकर खुद बंगाल का नवाब बना रहे हैं, तो अब विदेशी शक्तियां खत्म। जितनी भी अन्य विदेशी शक्तियां यूरोप में थी, यूरोप की थी, वो बंगाल से बाहर हो गई। क्या हो गई? अब अंग्रेज ही अंग्रेज थे। क्या थे? अंग्रेज ही अंग्रेज थे। अब क्या हुआ? उन्हें राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुई। जो बंगाल का खजाना था, अब नवाब इनकी इच्छा का, तो बंगाल का खजाना किसका? अंग्रेजों का हुआ। किसका हुआ? अब बंगाल के खजाने पे सीधी इनकी पहुंच। अब उन्होंने जब बंगाल की फिर लूट शुरू की, अंग्रेज यहां क्या करने आए थे? हमारा विकास करने आए थे, हैं? हमें लूटने आए थे, लूटने। क्या करने आए थे? लूटने आए थे। तो बंगाल की लूट शुरू हुई, बंगाल की, उससे हमें निजात 1947 में मिली, उससे पहले नहीं मिली। लगभग 200 साल अंग्रेजों ने हमें लगातार लूटा, लूटते रहे, हमारे कान पे मारते, हमसे पैसा भी लेते, हमारे कान पे मारते, पैसा भी लेते, और कहते ब्लडी इंडियन। क्या कहते हमसे? ब्लडी इंडियन। किसके कारण? ऐसों के कारण। समझ में आ गया? ऐसे ऐसों को दिया है। एक गाना चला ना, कैसे कैसों को, ऐसे ऐसों को नवाब बना दिया, इसकी वजह से हम क्या बन गए? गुलाम बन गए। अब क्या है? अंग्रेजों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी, बंगाल के खजाने पर सीधी पहुंच। क्या है? तो इससे क्या होगा? वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी। जिसकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी वो क्या करेगा? सैन्य शक्ति बढ़ाएगा। जैसे हमारी कोचिंग की वित्तीय स्थिति अच्छी हो रही है, तो हम क्या कर रहे हैं? डिजिटली प्रचार भी कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? हम अपने शहर में भी प्रचार कर रहे हैं। कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? हम दोनों तरफ प्रचार कर रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगवा रहे हैं, स्मार्ट से फोटो लगवा रहे हैं, क्योंकि वित्तीय स्थिति अच्छी होने का। जब अंग्रेजों की वित्तीय स्थिति अच्छी हुई, वो राजनीतिक शक्ति है, तो अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाएगा। और ये सब कर किसके रहा है? बंगाल के खजाने से। किससे कर रहा है? तो बंगाल के खजाने से अंग्रेजों ने पूरे भारत पर नियंत्रण कर लिया, पूरे भारत को गुलाम बना लिया। क्या कर लिया? अंग्रेजों ने पूरे भारत पर नियंत्रण कर लिया, पूरे भारत को गुलाम बना लिया। इसके अलावा पहले अंग्रेज कंपनी व्यापार करने के लिए इंग्लैंड से सोना मंगाती थी, चांदी मंगाती थी। अब उन्हें व्यापार करने के लिए इंग्लैंड से सोना और चांदी मंगाने की आवश्यकता नहीं रही। अब वो बंगाल के खजाने से धन लेते, उससे सामान खरीदते, उनको बेचते, वो धन भी इंग्लैंड पहुंचाते, और बंगाल से सीधा धन भी इंग्लैंड पहुंचाते। हद लगे ना फिटकरी, रंग चोखो ही चोखो होए। अंग्रेजों ने ऐसा हिसाब कर लिया। अगर हम अन्य परिणाम देखें, तो अंग्रेजों को भारत की मानसिकता और कमजोरियों का पता चला। क्या पता चला? कि अगर इनमें आपस में भिड़वा दें, मतलब इनकी कमजोरी क्या थी? आपस में भिड़वा दें तो क्या कर सकते हैं? इन पर राज कर सकते हैं। तो फूट डालो और राज करो की नीति। क्या? फूट डालो और राज करो की नीति का इन्होंने अपने पूरे शासनकाल में इस्तेमाल किया, और ये हमें लगातार लड़ाते और हम पर राज करते रहे। क्या करते रहे? हम पर राज करते रहे, और षड्यंत्रों के माध्यम से पूरे भारत को जीत लिया। क्या कर लिया? पूरे भारत को जीत लिया। अब एक बताओ, प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर बनेगा नवाब। अब मीर जाफर नवाब बनेगा तो कुछ ना कुछ तो अंग्रेजों को देगा। अंग्रेजों ने बिना मतलब के बनवाया था क्या? नहीं। तो बंगाल, उड़ीसा और बिहार की दीवानी उसने किसे दे दी? अंग्रेजों को दे दी। साथ साथ इसका नेतृत्व किसने किया? क्लाइव ने किया था। तो क्लाइव को क्या किया? क्लाइव को इन्होंने 24 परगना क्षेत्र की जमींदारी दी। क्या दी? 24 परगना क्षेत्र जमींदारी, प्लस बहुत सारे उपहार दिए, और ऐसे ही अन्य उपहार लगातार वह देता रहा। क्या करता रहा? देता रहा। इतने उपहार दिए कि मीर जाफर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, उसे अपना खर्चा चलाना मुश्किल हो गया, बीवी के लिए कंगन लाना और जेवर लाना भी मुश्किल हो गया, खाना बनना मुश्किल था, बेचारा बहुत परेशान था। बीवी ने कहा, क्या कर रहे हो बाबू, ऐसे ही लड़ोगे? तो क्या हुआ? नवाब और अंग्रेजों के बीच टकराव होना निश्चित था, क्योंकि अंग्रेज तब तक दबाते हैं जब तक कि आप टूट ना जाओ। तो अंग्रेजों ने इसको खूब चूसा। क्या किया? लगातार चूसता रहा कंपनी और इसके मांगे। अब ये कितना, इस पे है ही नहीं कुछ, कंपनी के लिए दे ना, ये कह रही हम पे है ही ना है, कहते थे।
हम पे है ही ना है कांते दें। इसने क्या किया, मीर सिराजुद्दौला मूर्ख नहीं था, मीर जाफर भी मूर्ख था। इसने डचों से समझौता कर लिया, चलो तुम्हारे साथ मिलकर अंग्रेजों को हराएंगे। क्या करेंगे, हराएंगे। अब इस किसी से समझौता करते हो, किसी के साथ जुगाड़ बनाते हो तो गुप्त तो रखो, तुम्हारी पोल खुलेगी, तुम पर कड़ाई शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कड़ाई शुरू हो जाएगी। अपने राज को राज रखना भी राज की बात है। जो अपने राज को राज ना रख सके उसकी जिंदगी झंड हो जाती है, उसका जीना मुश्किल हो जाता है। फोकस मेरे ऊपर रखें, घोड़ा बने रहें। क्या बने रहें, घोड़ा बने रहें। तो ये नहीं रख पाया राज, पहले अंग्रेजों ने कहा तुझसे बाद में निपटेंगे, पहले निपटते हैं डचों से। 1759 में बेदरा के युद्ध में डचों को दौड़ा दौड़ा के मारा इसने। कैसे मारा, दौड़ा दौड़ा के मारा, इतना मारा कि भारत से बाहर कर दिया। क्या कर दिया, फिर पहुंचे इसके पास, मीर जाफर के पास। पूछा बाबू कुछ कह रहे थे क्या, इन्होंने कहा ना बाबा ना। तो बाबू अब तुम नवाब नहीं, अब तुम नवाब नहीं, अब नवाब कौन बनेगा, अब बनेगा मीर कासिम। कौन बनेगा, मीर कासिम नवाब बन गया। मीर जाफर हट गए। क्या हो गए, मीर कासिम नवाब बना। मीर कासिम जब नवाब बना तो वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी अंग्रेजों को दे दी। साथ साथ बहुत सारा उपहार दिया। क्या दिया, बहुत सारे उपहार दिए, बहुत सारी इनामें दी। अब इससे क्या हुआ, अंग्रेजों को लाभ हुआ। अंग्रेज बड़े चालाक लोग हैं, बहुत चालाक लोग हैं अंग्रेज, बहुत चालाक लोग हैं। तो मैंने आपको बताया कि वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी दी। अब इससे और बहुत सारा खजाना, चांदी सोना दिया। क्या दिया, चांदी सोना दिया, लगभग 28 लाख रुपया उसने दिया था। अब इससे क्या हुआ, इससे अंग्रेजों को बहुत फायदा हुआ। अंग्रेजों को जब भी फायदा होता है ना तो उनका कोई ना कोई व्यक्ति आके निकल कहता है ओ भाई साहब ये तो इतिहास में हुआ ही नहीं ऐसा, मस्त काम किया है। एक आदमी आया वेंस्टी टार्ट, क्या नाम था, वेंस्टी टार्ट नाम था। वेंस्टी टार्ट ने कहा ये तो क्रांति है, क्रांति। क्या है, क्रांति है। क्रांति जान तो क्या होता है, क्रांति जो कि मूवी थी क्रांति। क्रांति का मतलब होता है कोई ऐसा काम से एक बड़ा चेंज आ जाए। वेंस्टार्ट ने कहा ये तो क्रांति है। पूछा कैसे बाबू कैसे, वेंस्टार्ट पर कोई जवाब नहीं था क्योंकि इसमें अंग्रेजों का ही फायदा था। वेंस्टार्ट पर जवाब नहीं था। हम बताएंगे क्रांति क्यों नहीं है। अरे भाई हिंदुस्तानी हैं, पढ़े लिखे हैं, हम बताएंगे क्रांति नहीं थी, क्रांति नहीं थी। अगर ये क्रांति, सत्ता परिवर्तन, क्रांति में क्या होता है, जो सत्ता परिवर्तन होता है वो जनता के द्वारा होना चाहिए। किसके द्वारा होना चाहिए, सत्ता परिवर्तन जनता के द्वारा होना चाहिए। यहां क्या क्रांति होती, बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ, मीर जाफर से मीर कासिम जो नवाब बना, क्या सत्ता परिवर्तन बंगाल जनता के द्वारा हुआ, अंग्रेजों की इच्छा पर। तो क्रांति नहीं थी। दूसरा, सत्ता परिवर्तन से ना व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन आने चाहिए। क्या होना चाहिए, सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन आने चाहिए। जैसे हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ तो व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन आए। अरे तब भी अंग्रेज शासन कर रहे थे, अब भी अंग्रेज ही थे पीछे, तो क्या परिवर्तन आया, अरे एक मनमोहन वन से एक मनमोहन टू बना दिया हमने। समझ में आ गया, पीछे तो इटली ही है। क्यों भाई, पीछे कौन है, इटली है। तो ऐसे ही अंग्रेज तो जो सत्ता, क्रांति नहीं थी। क्या नहीं थी, क्रांति नहीं थी। अब कठपुतली नवाब पहले एक था, उसको उठा के दूसरा कठपुतली। दूसरा क्या हुआ, इस जो परिवर्तन हुआ इससे अंग्रेजों को भी नुकसान हुआ, अंग्रेजों के हित प्रभावित हुए, क्योंकि मीर कासिम को इन्होंने क्या बना दिया, नवाब बना दिया। मीर कासिम मीर जाफर जितना बेवकूफ नहीं था, सिराज जितना बेवकूफ नहीं था। ये कुशल प्रशासक था, अच्छा सैनिक था। इसने अंग्रेजों पर कड़ाई करना शुरू कर दी, अंग्रेजों के आर्थिक हितों को ताक पर रख दिया, तनाव बढ़ा और बक्सर का युद्ध भी हुआ। क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। तो अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि प्लासी का युद्ध जब हुआ, सिराज से हमने चला, प्लासी के युद्ध पड़े, मीर जाफर पड़ा, मीर जाफर के बाद मीर कासिम बना। अब मीर कासिम से अंग्रेजों के तनाव कैसे कैसे बढ़ते हैं, इसके अलावा मीर कासिम क्या क्या परिवर्तन लाता है,
उन परिवर्तनों का अंग्रेज कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसके माध्यम से क्या तनाव आते हैं, और फिर बक्सर का युद्ध होता है तो मीर कासिम के साथ कौन कौन लड़ता है और मीर कासिम और बक्सर के युद्ध का परिणाम क्या होता है, उस परिणाम का भारत पर और अंग्रेज कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ता है, और फिर बंगाल में द्वेष शासन किस प्रकार आता है, यह हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए अग्निपथ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक शेयर करना ना भूलें। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादौन, मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।